दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यूपी पीसीएसजे के सिलेबस के अंदर कुछ मूलभूत बदलाव हुए हैं। वो बदलाव आमतौर पे आपको जीएस पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा लोकल एक्ट में। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं तो आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि जो पहले मेंस के पेपर के अंदर आपको 5 पार्ट दिखाई देते थे, अब वो आपके अलग अलग 6 पार्ट में हैं। अब इसके अंतर्गत टारगेट फॉर आईक्यू पे जो पर्टिकुलरली एक जीएस पेपर के अंदर चेंजेस हुए हैं, आपने देखा होगा कि उसके अंदर 9 अलग अलग माइनर एक्ट को शामिल किया गया है और उसी 9 माइनर एक्ट को लेकर एक स्पेशल बैच टारगेट फॉर आईक्यू पे चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 20 नवंबर से हो चुकी है। बैच की जो टाइमिंग है वो ठीक सुबह 8 बजे है। अगर मैं इस बैच की ड्यूरेशन की बात करूं तो ऑन एन एवरेज एक कैलकुलेटिव स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग 2.5 मंथ के अंदर आपका जो कंप्लीट 9 माइनर एक्ट है, इनको एक विस्तृत तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आप इस बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप इनरोलमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर डेली सुबह आपकी लाइव क्लासेस होंगी, जिसको बाद में नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड वर्जन में भी देख सकते हैं। जो भी नोट्स आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। और अगर आने वाले वक्त में नोटिफिकेशन हमें जल्द से जल्द देखने को मिलता है तो टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको शामिल किया जाएगा। जैसा कि इस हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वीडियो सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जहां पे आमतौर पे हमने एक एक्ट की शुरुआत की थी और वो एक्ट है आपका द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन एक्ट 1986, यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। ये इस एक्ट के कुछ बेसिक्स हैं जिसके बारे में कम से कम आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि ये एक्ट आपका नोटिफाई कब हुआ, इस एक्ट को आमतौर पे सहमति कब मिली, इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कब किया गया और यूजुअली ये आपका इन्फोर्स कब हुआ, यानी कि लागू कब हुआ। और जब हम इसके प्रियम्बल की बात करते हैं तो आमतौर पे इसके जो उद्देश्य है या इसकी जो उद्देशिका है वो आमतौर पे उन सभी चीज़ों को प्रतिबंधित करती है जो आमतौर पे स्त्री का एक अशिष्ट रूप से चित्रण करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे वो पब्लिकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स या किसी भी माध्यम से हो। तो आमतौर पे इस एक्ट के अंदर आपको एक शब्द नजर आएगा और वो शब्द है चित्रण, दैट इज कॉल्ड डिपिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पर ये एक्ट हर उस एक्ट को या हर उस कार्य को प्रतिबंधित करता है जो स्त्री का एक गलत तरीके से चित्रण करते हैं। और अगर इस एक्ट के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करें तो टोटल सेक्शंस की जो संख्या है वो है 10। अब यहाँ पर एक सवाल है जो आपसे यूजुअली शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। तो आमतौर पे अगर हम 1986 के पहले का दौर देखें, even though we believe over the श्लोक ऑफ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद और उसके बीच का दौर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं शायद उनको वो उचित सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। शायद कहीं ना कहीं उनको वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। शायद उनको चित्रण करने का या उनको जो पेश करने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत था। और ऐसे नंबर ऑफ केसेस हमने समय समय पर देखे और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्गेट अल्वा के द्वारा राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया इन द ईयर ऑफ 1986। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आमतौर पे वो कौन से शख्स हैं जिनके द्वारा इस बिल को पेश किया गया। ये बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया गया? आप लोगों को पता है कि कोई भी बिल जब लाया जाता है तो वो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनसे गुजारा जाता है। उसके बाद फाइनली ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है ताकि उसकी सहमति या इनको मिल सके। अब यहाँ पे दोनों सदनों में से तो गुजारा जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी नोटेड पॉइंट होता है कि वो कौन सा हाउस था जहाँ पर बिल को सबसे पहले पेश किया गया। तो मार्गरेट अल्वा ने जब इस बिल को पेश किया तो आमतौर पे उनकी एक डिमांड थी
और वो डिमांड क्या थी कि हम महिलाओं का चित्रण करते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक महिला का डेरोगेटरी यानी कि अशोभनीय या अनिंदनीय रूप से चित्रण नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए बाकायदा एक मुहिम भी चलाई गई और उसी मुहिम के रिस्पॉन्स में बाकायदा इस बिल को इन द ईयर ऑफ 1986 आपका राज्यसभा में पेश किया गया। और इस बिल का एक ही ऑब्जेक्ट था कि हर वो माध्यम किसी भी फॉर्म का क्यों ना हो, अगर हम उसके अंदर महिला की किसी इमेज को, महिला के किसी पिक्चर को, ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई भी फॉर्म हो, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा वो एक सभ्य तरीके से होगा, वो किसी भी एंगल से डेरोगेटरी तरीके से नहीं होगा जिसको देखकर या जिसको सुनकर किसी व्यक्ति की जो भावना है वो कलुषित हो जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आमतौर पे इस एक्ट का निर्माण किया गया। और अगर हम इस एक्ट की गहराई में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस एक्ट का एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य ये था कि हम उस मैकेनिज्म को या हम उस प्रक्रिया को कैसे रेगुलेट करें जिसके माध्यम से महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है या उनका जो पोर्ट्रेल है, जो आमतौर पे मेन स्ट्रीम में आज भले ही सन 2022 क्यों ना हो, लेकिन आप कोई भी विज्ञापन देख लीजिए, वहाँ पे ज़्यादातर आपको महिलाएं ही नजर आएंगी। और आमतौर पे अगर आप उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गौर करेंगे तो कई बार आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा अननेसेसरी हो गया। इतना करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। ये बात अलग है कि उसके लिए प्रॉपर उनका सिनेमेटोग्राफिक एक्ट है जो वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई इंटरेस्ट है पब्लिक जस्टिस का या कोई आपका बोनाफाइड इंटेंशन है तो आमतौर पे वहाँ पर ये सारे प्रिविलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस एक्ट का जो एक बेसिक उद्देश्य है वो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि आमतौर पे हमें उन सारी प्रक्रियाओं को एक व्यवस्थित तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम महिलाओं का चित्रण किसी भी मेन स्ट्रीम ऑफ मीडिया में करें, किसी भी फॉर्म में करें, तो वो रिप्रेजेंटेशन एक डिसेंट होना चाहिए, वो किसी भी एंगल से अशोभनीय या अनिंदनीय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और आमतौर पे हम सभी को पता है कि इसके लिए हमें एक लॉज़ की ज़रूरत पड़ती है और जब हम लॉज़ को बनाते हैं तो उसके अंदर फिर से 2 चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक तो आपका प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, जहाँ पर एटलीस्ट आप लोगों को आगाह करते हैं कि अगर आप ये एक्ट करते हैं तो उसके लिए ये ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर इम्पोज़ की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो लॉ का दूसरा पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड आपका पिनल लॉज़, जो ये कहता है कि जो अगर आपने इतना सब कुछ जानने के बावजूद अगर आपने उस एक्ट को कमिट कर दिया तो अब आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी और वो सज़ा को आपको भुगतना भी होगा। तो जैसा कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से चीज़ों को आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, माइनर एक्ट के लिए भी बैच को लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चीज़ें हमें दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगती हैं, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो आमतौर पे हमें लगता है कि थोड़ा-सा और इसके अंदर अगर हमें ज्ञान मिल जाता या थोड़ा-सा और केस लॉज़ मिल जाते तो चीज़ें थोड़ी-सी स्मूथ हो जाती। तो ज़ाहिर-सी बात है, साक्षात 4 साल के बाद ऐसी खबर आ रही है कि नोटिफ़िकेशन देखने को जल्द ही मिलेगा, तो यहाँ पे रिस्क ना के बराबर लिया जा सकता है। बाकी हमारी और हमारी टीम की पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। Thank you so much to all of you for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.